तो एवरीवन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपके ग्रुप में भी पिक शेयर की है, जिसमें जो यूनिट 1 है आपका सिलेबस है, दैट इज जनरली चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ये हमने +1 में किया हुआ है। ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। स्टार्टिंग में जो सिलेबस रखा गया है 2-3 चैप्टर्स का, वो इंट्रो है। जैसे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है ना। तो आप लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने +1 की थ्योरी की हुई है। ये +1 का थ्योरी है। मैं इसके नोट्स आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको रीड कर लेना, बट वो सब सेम है। और इसके लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। इसे दोबारा करने की नीड तब है अगर आपने +1 में नहीं किया, बट आप तो हमारे स्टूडेंट हो, हमें पता है आप सबने किया है, हमने करवाया भी है। तो स्टिल अगर आप भूल गए हो तो आप दोबारा कर लेना। थ्योरी है बेटा, वही +1 का थ्योरी है। बट ये लेक्चर्स लास्ट ईयर मैंने रिकॉर्ड किए थे सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के साथ। उनमें कुछ स्टूडेंट थे, लास्ट ईयर एक बड़ा बैच था सेमेस्टर 1 का, तो उनके अंदर कुछ स्टूडेंट थे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे, जिन्होंने भी शिफ्ट किया था। नो मेडिकल से था शायद, या एक दो स्टूडेंट आर्ट से भी था। तो उन्होंने अभी जस्ट बीकॉम में स्टेप इनटू किया, तो मैंने करवा दिया था उसके अंदर। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है आप में से भी जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उनको लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड गैप। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पर्पस, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर टैली, वो सब आपको पता है, टैली सॉफ्टवेयर होता है हमारा। ये थ्योरी पार्ट है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट होता है सेकंड, एज ए सेकंड चैप्टर इन योर यूनिट। वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल सिलेबस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो मैंने आपको इंडेक्स शेयर किया है ग्रुप के अंदर, उसमें चैप्टर 1 एंड 2 आपकी बुक में, चाहे वो एक ही चैप्टर हो, अपनी तरह की जो बुक है उसमें, हाँ वही 1 एंड 2, ठीक है। चैप्टर 1 एंड 2 बना दिया, जीएसटी का चैप्टर अलग से बना दिया। दैट इज टोटल थ्योरी चैप्टर्स। तो फर्स्ट ही चैप्टर थ्योरी है। मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप वो देखते रहना, आराम से देख लेना कभी भी। फुल सेशन में टाइम ही टाइम आपके पास, तो वो रिकॉर्डिंग्स के साथ हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। कोई कोई बेनिफिट नहीं है हम दोबारा फिर से बताएं व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो वो वहां से आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपका चैप्टर 4 है आपके बुक्स में, या चैप्टर 3 है मेरी इंडेक्स के मुताबिक, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट जीएसटी। तो जीएसटी का वो लेक्चर जो आपने +1 में किया हुआ है वही सेम है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एससीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अगर हमारा विद इन स्टेट है, पंजाब टू पंजाब है, तो क्या होगा C&S। और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। सेल करते वक्त आउटपुट वर्ड, परचेज करते वक्त इनपुट वर्ड। बट फिर भी इसका कंप्लीट लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे जाके, तब हम इसको एक और रिवाइज कर लेंगे, या मैं आजकल में कभी भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा टोटल लेक्चर्स थ्योरी के। आपको जब जब टाइम हो देखते रहना। नाउ आई एम स्टार्टिंग। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है, या न्यू बुक्स में मे बी चैप्टर नंबर 3 हो गया हो अब। दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये भी 70% चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है। यहां तक इन्होंने +1 का चैप्टर रखा है, यहां तक सिलेबस +1 का है। आफ्टर दैट बीकॉम का सिलेबस स्टार्ट होता है। इसके बाद जो चैप्टर्स आपको दिए हैं, नेक्स्ट देखो बेटा, यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर्स और हैं, ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये 2 चैप्टर्स नए हैं जो आपके बीकॉम के हैं। इंडेक्स पेज पे देख सकते हो। अभी मैं जस्ट इंट्रो ले रहा हूँ सिलेबस की। प्रियांशु आपके पास बुक नहीं तो मैंने शेयर किया पिक बेटा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का जो सिलेबस है ये +1 का रिपीट किया गया है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए किया गया है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, बट स्टिल फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 30% पार्ट न्यू है। जैसे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो आपने +1 में नहीं किए, मीन्स सम एडजस्टमेंट्स विल बी न्यू, एडजस्टमेंट्स न्यू होंगी जो आपने नहीं की हुई। प्लस यहाँ पर बैड डेट्स के अकाउंट्स बनेंगे, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो एक नया टॉपिक ऐड होगा। प्लस जीएसटी तो +1 में भी था, यहाँ भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप कह सकते हो 30% पार्ट नया है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें पहले 70% पार्ट आता हो। 70% पार्ट हमारे लिए बिल्कुल माइंड में ओके हो। ट्रेडिंग काउंट याद आया, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट विद ऑल एडजस्टमेंट्स। तो अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हम करेंगे
उसमें सिर्फ वही सब कुछ होगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। पर्पस वही है बेटा कि जो स्टूडेंट बीकॉम में सेमेस्टर 1 में आए हैं उन सबको +1 का काउंट्स आता हो। दैट्स वाई +1 का एक ही चैप्टर रिपीट किया है इन्होंने, न्यूमेरिकली फाइनल काउंट्स, पर उसमें कुछ बीकॉम का नया सिलेबस है एंड रेस्ट जो थ्योरी चैप्टर्स है वो सिर्फ +1 के ही है। इसके बाद जो सिलेबस है आपका यूनिट 1 का ब्रांच काउंटिंग, डिपार्टमेंट काउंट्स, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये आपका नया सिलेबस है, दैट इज यूनिट 1 ओनली। अब यूनिट 1 में जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे बीकॉम में, आज हमारा इंट्रो डे है तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं टीच करूंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा सारा कुछ। हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है एवरीवन? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये आपका पेपर का पैटर्न है। बीकॉम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम +1 +2 पैटर्न। +1 +2 सीबीएसई बोर्ड है, वहां 1 मार्कर क्वेश्चन, फिर 2 3 4 6 चलता है, ऐसा 2 तो नहीं होता, 3 4 6 होता है, फिर 8 चलता है। यहां डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेक्शन बी की पहले बात कर रहे हैं। सेक्शन बी में आपको 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, जिसमें 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे और 2 क्वेश्चन थ्योरी होंगे। आप इनमें से एनी 2 कर सकते हो। अब आपको दोनों न्यूमेरिकल्स आते हैं तो दोनों न्यूमेरिकल करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही 100% मार्क्स मिलते हैं। अब समटाइम्स होता है कि न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन नहीं आता होता हमें या हमें डाउट होता है, देन थ्योरी इज हेल्पफुल फॉर यू, तो हम थ्योरी भी साथ साथ करते रहेंगे हर हर चैप्टर की। इसलिए कुछ थ्योरी क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, 15 मार्क्स का होगा। सेम सेक्शन सी है, 15 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल और 50 मार्क्स से 2 थ्योरी क्वेश्चंस, तो आपका पैटर्न 15 मार्क्स का हो गया। इसलिए आपको हर चैप्टर में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे, इनमें से एनी 2 कर सकते हो। एनी 2 ऑफ 15 मार्क्स, तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। एनी 2 ऑफ 15 मार्क्स, 30 मार्क्स का सेक्शन बी सी हो गया। अब ये आपका यूनिट 1 है, सेक्शन बी इज योर यूनिट 1 ऑफ योर बुक ऑफ योर सिलेबस, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। यू कैन सी फाइनल काउंट्स, जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, सेकंड ब्रांच काउंटिंग, थर्ड डिपार्टमेंटल काउंटिंग, और फोर्थ में थ्योरी को रख रहा हूं। थ्योरी मींस आपके वही फर्स्ट 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 जो भी आपके बुक में सीक्वेंस है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स जैसे इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, फाइनेंशियल काउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, वो सब जो आजकल कॉलेजेस में चल रहा है, ज्यादा थ्योरी चल रही है। तो इन 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे बस। तो आपको ये श्योर है कि फाइनल काउंट्स का एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन ब्रांच में से आना है, एक डिपार्टमेंट में से आना है और एक थ्योरी में से आना है। बट 2 न्यूमेरिकल्स तो इन दोनों में तीनों में से आएंगे ना कहीं एक। तो अब 2 न्यूमेरिकल्स किस में से आएंगे? मोस्टली फाइनल काउंट्स और ब्रांच के आते हैं। कभी कभी किसका आता है? डिपार्टमेंट का, फिर ब्रांच का नहीं आता। मीन्स 3 न्यूमेरिकल चैप्टर में से 2 न्यूमेरिकल चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, बाकी थ्योरी आएगी। तो थ्योरी आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से ही आती है मोस्टली, और बाकी के जो 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल हैं उनमें से भी थ्योरी का एक क्वेश्चन बन जाता है 15 मार्क्स का। ओवरऑल ये 4 चैप्टर्स ही आपके पास यूनिट 1 में, इन्हीं में से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपके पास अब एग्जामिनर के पास चॉइस होगी कि फाइनल काउंट्स, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, इनमें से कोई भी 2 चैप्टर्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर दिस ईयर जिनमें से न्यूमेरिकल आएगा। ऐसी कॉलेज में जब होगा एग्जाम होगा सेम पैटर्न पे होगा। फिर आपका जो ये सेक्शन सी है ये यूनिट 2 है बेटा, दिस इज यूनिट 2। आपकी बुक का यूनिट 2 क्या है? जिसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। कंसाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फिर नेक्स्ट ज्वाइंट वेंचर, थ्योरी ज्यादातर आती है उसमें से। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, ये +2 का चैप्टर है बेटा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, बट 50% सेम है, 50% न्यू है। डिसोल्यूशन किया ना हमने +2 में, 50% तो वही है, रियलाइजेशन काउंट, पार्टनर्स कैपिटल काउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बट 50% नया पार्ट है। इसमें इंसॉल्वेंसी आ जाएगी। +2 में इंसॉल्वेंसी नहीं होती, यहाँ आएगा व्हेन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो वो पार्ट आ जाएगा। और एक पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि जब फर्म बंद होती है तो कैसे कैसे वो पेमेंट्स करती है, तो वो 50% नया पार्ट है। एंड नेक्स्ट रॉयल्टी काउंट्स, तो अगेन यहाँ पे भी 4 काउंट्स हो गए बेटा, 4 चैप्टर्स हो गए। 2 चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल, जैसे मान लो कि कंसाइनमेंट में से न्यूमेरिकल आ जाता है,
और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बाकी 2 चैप्टर्स में से क्या आती है? थ्योरी। तो ये आपका पैटर्न है ऑन द वेरी फर्स्ट डे। यू शुड नो बिकॉज आप फर्स्ट टाइम बीकॉम में आए हो, तो अभी आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट लेसन है बेटा, कि आपको एटलीस्ट आपका पेपर का पैटर्न पता हो ऑन वेरी फर्स्ट डे। हमारे 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन बी 4, सेक्शन सी 4। टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन 8 में से 4 करने होंगे। गॉट इट? 2 और 2। उसके बाद जो सेक्शन ए है दैट इज फॉर 5 मार्कर क्वेश्चंस, बिकॉज बीकॉम में 2 ही पैटर्न है बेटा, 5 एंड 15। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे। मोस्टली क्या होता है, 3 क्वेश्चन थ्योरी होते हैं, 3 न्यूमेरिकल। 100% चॉइस दी गई है, बट एटलीस्ट यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 3 न्यूमेरिकल अगर आते भी हों तो 1 थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है। और ज्यादातर हमें ऐसा मिलता है कि 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल जाते हैं और 2 थ्योरी, तो 100% न्यूमेरिकल बन जाता है फिर आपके लिए। बिकॉज यहाँ आपको एनी 4 करने होते हैं, एनी 4, और 5 मार्कर ईच। कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। इस तरह से बेटा ये आपके बनते हैं 20, 30, 20, 20, 30, 30 सॉरी 80। तो आपका पेपर 80 मार्क्स का होता है। ये आपका पेपर का पैटर्न है, तो उसके हिसाब से सिलेबस है। तो यू हैव टोटल 8 चैप्टर्स। फर्स्ट सेकंड में 3 न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, 1 थ्योरी है। थ्योरी में वो सब थ्योरी आ गई, वो एक ही चैप्टर बन गया। और अगले यूनिट में 4 चैप्टर न्यूमेरिकल हैं, बट क्वेश्चन 2 ही आएंगे उनमें से। तो आप डिपेंड करते हैं कौन से 2। मोस्टली कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप में से आते हैं, बट कभी कभी ये चेंज कर देते हैं। तो हमें 4 चैप्टर्स करने होंगे, तो टोटल हमें 7 चैप्टर्स न्यूमेरिकल में करने हैं और 1 पार्ट थ्योरी हो गया। और इन 7 चैप्टर्स की भी थ्योरी बनती है। ये 7 चैप्टर थ्योरी में भी है और न्यूमेरिकल में भी है। तो ये कहना 100% सही नहीं है कि आपको हमेशा एक चैप्टर का न्यूमेरिकल ही आएगा। ब्रांच का न्यूमेरिकल आता है मोस्टली, पर ट्रेंड चेंज करते हैं बीच में, ब्रांच का थ्योरी दे देते हैं और न्यूमेरिकल आ जाता है डिपार्टमेंट का। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं वो। ठीक है, ये आपका पेपर का पैटर्न है। गॉट इट एवरीवन? साउंड क्लियर है आपको? यस सर। ये आपके पेपर का पैटर्न था। अब इसके बाद हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होता है। यहां से यूनिट 1, आई एम अगेन रिपीटिंग कि यूनिट 1 के अंदर जो थ्योरी पार्ट है वो आपका +1 का है, वो हम लास्ट में देख लेंगे एक बार। और मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, आप उसको सुन लेना। +1 में अगर आपको आता होगा तो आपको ऑलरेडी वो सब आता होगा। तो मैं यूनिट 1 का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा यहाँ से हम बुक्स ओपन करें, बुक्स ओपन करें। ये सारा सेम 1 का है, सिर्फ सेम 1 का सिलेबस है ना ये सारा? हाँ हाँ, ये सारा सेम 1 का सिलेबस है, बस वो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स रिपीट किए गए हैं, बट वो है तो आपका सिलेबस ही है ना, उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही। अब फाइनल अकाउंट्स का तो ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, तो वो आपने +1 में किया है वो अलग बात है। उसके बाद सारा सिलेबस आपके लिए न्यू है, उनमें से कुछ नहीं आपको आता। तो कॉलेज में जैसे ही फाइनल अकाउंट्स के बाद चैप्टर स्टार्ट होते हैं ब्रांच, देन स्टूडेंट फाउंड द टीचर, तब उनकी ट्यूशन के लिए नीड क्रिएट हो जाती है। अभी वो सब क्या चल रहा है, किसी कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, कुछ कॉलेजेस में अभी थ्योरी करवा रहे हैं तो वो समझ आ रही है, कुछ कॉलेजेस में अभी फाइनल अकाउंट्स करवा रहे हैं तो ईजी है, वो समझ आ रहा है। आफ्टर दैट वो फिर जैसे ही चैप्टर आगे स्टार्ट होते हैं, दीज ऑल आर टेक्निकल चैप्टर्स, ब्रांच, कंसाइनमेंट, तो वो फिर ऑटोमेटिकली देन स्टूडेंट रिक्वायर द ट्यूशन। अभी जो हम स्टार्ट करें फाइनल अकाउंट्स, उसका 70% आपको ऑलरेडी आता है। तो मैं यहाँ से चैप्टर ओपन कर रहा हूँ बेटा नोट्स में, होल्ड ऑन, क्लास होल्ड कर रहा हूँ एक बार के लिए। ओके एवरीवन, मैंने आपके साथ एक पिक शेयर की है। अभी जो बुक में सामने है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 14 है। न्यू बुक्स में सीक्वेंस डिफरेंट भी हो सकता है। ये ओल्ड बुक है मेरे सामने, पर अभी हम फिलहाल 14 क्वेश्चन अज्यूम करते हैं इसको। न्यू बुक में 13 या 15 ऐसे 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं एवरी ईयर कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं डाल देते हैं बुक में। 10 ईयर्स के क्वेश्चन बुक में आ जाते हैं, लेटेस्ट ईयर्स के ना।
तो इस कारण से वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, पर मोस्टली सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 ग्रुप में पिक शेयर कर दी है मैंने, चेक कर सकते हो एवरीवन। तो आपको मैं आज फाइनल काउंट्स रिवाइज करवाऊंगा, रेस्ट जो टाइम हमारे पास है अभी। फाइनल काउंट्स आपने सबने +1 में किया हुआ है। उसके 3 स्टेप्स होते थे इफ यू रिमेंबर। पहला स्टेप होता था हम एक क्वेश्चन को रीड करके उसकी एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस में टिक करते थे, ये स्टेप रहेगा सेम। और 100% आपके एग्जाम में फाइनल काउंट्स आता ही आता है। आज तक जब भी एग्जाम आया है बीकॉम सेमेस्टर 1 में, विदाउट फाइनल काउंट्स कोई कोई पेपर नहीं बना। ये तो क्वेश्चन आते रहते हैं, और आपके लिए इजी स्कोरिंग इसलिए क्योंकि आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है। तो पहला स्टेप सेम रहेगा आज भी, आपको एडजस्टमेंट्स को टिक करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। दूसरा, आपको फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक साथ आपको बनाना होता है आमने सामने। टेक 2 पेजेस एंड ड्रॉ ट्रेडिंग पीएल ऑन द लेफ्ट साइड एंड बैलेंस शीट ऑन द राइट हैंड साइड। बनाओ बेटा, करो स्टार्ट। एंड थर्ड स्टेप जिसमें हम ट्रेवल्स की हर एक आइटम को फिर लेके आते हैं यहाँ, और साथ साथ में उसको फिर लिखते हैं। और जब भी हम करेंगे फिर एडजस्टमेंट के साथ ही करेंगे जब भी करेंगे। कार्तिक, आ रही है साउंड बेटा आपको? यस सर। इंस्टीट्यूट से क्लास हो रही है, आप ऑफलाइन भी आ सकते हो कभी भी। ओके सर। अभी मैंने इंट्रो दे दी है, इससे पहले आप लेक्चर देख लेना। आज ऐप पे आ जाएगा, आपका बैच फ्रेम हो जाएगा ऐप पे, जैसे +2 में होता था सेम डे लेक्चर ऐप पे आए थे। तो अभी मैंने जो समझाया है वो ये समझाया है कि हमारे बीकॉम का पैटर्न क्या है पेपर का। हमारे बीकॉम के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी, वो सारा डिटेल में बताया अभी तक। और हमारे पास थ्योरी पार्ट है जो +1 का, ये सब बातें हुई अभी, जस्ट बातें हुई अभी। आज फर्स्ट डे था, स्टूडेंट्स को हम बता रहे थे कि बीकॉम में क्या है, सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स कैसे है, ये सब हुआ। उसके बाद मैंने 14th क्वेश्चन स्टार्ट किया, बिकॉज यूनिट 1 के अंदर थ्योरी के बाद जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल, थ्योरी तो वो +1 की है, वो हम लेटर ऑन करेंगे आपके साथ। तो प्लस जो फर्स्ट चैप्टर है वो फाइनल अकाउंट्स है, उसका 14 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए। ओके सर। तो मैंने पिक शेयर की है, अगर आपके पास बुक है तो बुक्स ओपन कर लो। बुक आपको वही लेनी है, एक ही बुक चलती है बेटा पूरे यूनिवर्सिटी में, कल्याणी पब्लिशर्स की, KL नारंग, SP जैन। कल्याणी पब्लिशर बोलोगे तो भी मिल जाएगी, और नहीं भी बोलोगे तो भी यही बुक देंगे वो आपको। तो एक बुक परचेज कर लीजिए फटाफट, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास में चाहिए होगी। फॉर टाइमिंग मैंने पिक शेयर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। और मैंने अभी बात की है इनके साथ कि +1 में जब हम फाइनल अकाउंट्स करते थे तो 3 स्टेप्स होते थे बेटा। स्टेप 1 क्या करते थे? स्टेप 1 में हम ट्रेडिंग क्या ट्रेडिंग करते थे? हाँ, सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तीनों के फॉर्मेट बनाते थे हम। तो अब अभी वही काम शुरू करो, इन्होंने कर दिया ऑलरेडी। टेक नोटबुक, उसके 2 पेजेस लो, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड पे बनाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जैसा फॉर्मेट आपके सामने है। और राइट हैंड साइड पे बनाओ बैलेंस शीट। मेरे पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व है, आपकी पूरी बीकॉम का सोल्यूशन रहता है हमारे पास, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे पास है अवेलेबल। तो जब हम क्वेश्चन एक लाइव करेंगे, अभी तो जस्ट इंट्रो एज आपको मैं सिर्फ रिफ्रेश करवा रहा हूँ कि +1 में कैसे करते हैं, कैसे करते थे आप। तो इसके बाद फिर हम कोई मेन क्वेश्चन जो आपके बीकॉम के लेवल का होगा फाइनल काउंट्स का, वो मैं आपको लाइव करवाऊंगा, है ना। उसके लिए फिर हम वापस नोट पैड पे चलेंगे और वहां पे करेंगे, ठीक है। और सेम इस टाइम पे ऑफलाइन क्लास भी हो रही है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन आते हैं वो प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं, जैसे कार्तिक +2 में +1 में पढ़ते थे। +2 तो पूरी ऑनलाइन ही हुई आपकी। तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ साथ में, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। और आपके राइट हैंड साइड पे बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो।
प्रोफार्मा ड्रॉ हो गया एवरीवन। और दूसरा स्टेप है, या पहला स्टेप है वो, एडजस्टमेंट्स को रीड करके उसे ट्रायल बैलेंस में टिक करो। तो बुक अगर सामने है तो वैसे करो, नहीं तो फिर आपके पास जो पिक शेयर किया मैंने, जस्ट उसके एडजस्टमेंट को रीड कर लो। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? पहली एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट बेटा, क्लोजिंग स्ट्रोक। याद है सबको? क्लोजिंग स्ट्रोक की एडजस्टमेंट क्या होती थी? अब यही तो आज मैं रिवाइज करने प्लस वन को। क्लोजिंग स्ट्रोक का एडजस्टमेंट क्या होता था? ट्रेडिंग कौन में आएगा? दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, अभी जस्ट रीड करते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट एवरीवन, डेप्रिशिएट बिल्डिंग फर्नीचर मोटर व्हीकल्स। तीनों पे डेप्रिशिएशन लगाना है हमने, तो पता ही होगा कैसे होगा। बैलेंस शीट में प्रॉफिट में आएगा और बैलेंस शीट में माइनस होगा। वेरी asset गुड, में। यस बेटा। थर्ड सी पॉइंट, ₹85 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एज ए करंट लायबिलिटी दिखाते हैं उसको। समटाइम्स हम उसको लोन में भी ऐड कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में, या हम उसको अलग से दिखाते हैं। नेक्स्ट है सैलरी एंड टैक्स आउटस्टैंडिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी और टैक्स में ऐड हो जाएगा, यस, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। लायबिलिटी साइड। ठीक है जी। इंश्योरेंस 100 इज प्रीपेड। इंश्योरेंस 100 इज प्रीपेड, एसेट साइड आएगा सर। यस। और दूसरा माइनस होगा, प्रीपेड ऑलवेज माइनस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम प्लस वन में लास्ट टाइम जब मिले थे फाइनल अकाउंट्स में, हाँ, और फिर हम बीकॉम में मिले, बीच में प्लस टू तो हमारी ऑनलाइन ही रही है, तो ये सब चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, है ना, स्लोली। तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन करके फिर हम बीकॉम वाले क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, जो नए क्वेश्चन आपको आएंगे फाइनल अकाउंट्स में। अभी तो सेम टू सेम चलेगा। उसके बाद है 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। क्या मीनिंग इस बात का? मुझे वो कमीशन भी रिसीव हो गया जो सर्विस मुझे नेक्स्ट ईयर देनी है आपको, इट मीन एडवांस रिसीव्ड। तो ये कमीशन मुझे एडवांस मिला बेटा आपसे, तो ये मेरी एडवांस इनकम है। याद है सबको? एडवांस चाहे एक्सपेंस हो जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड, या एडवांस इनकम हो जिसे बोलते हैं प्री रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस ऑलवेज माइनस होता है। आप सबने प्लस टू में एनक्यू चैप्टर भी किया, तभी हमने ऐसे किया, एडवांस ऑलवेज माइनस होगा। बट ये एसेट है या लायबिलिटी है, ये डिपेंड है। अगर आपने पे किया है, हम पे किसके लिए करते हैं? एसेट्स के लिए। तो अगर आपने पे किया है तो वो एसेट है, लेकिन अगर आपको रिसीव हुआ है तो रिसीव क्या होता है? लायबिलिटीज, तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि इनकम तो नहीं है ये, बिकॉज ये हमारी नेक्स्ट ईयर से कंसर्न है। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 600 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ये ड्राइंग्स होती है। हाँ जी, ड्राइंग्स क्या करते हैं? यू नो, एक तरफ परचेज में से माइनस होती है और सेकंड कैपिटल में से माइनस होती है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स को टिक करते रहो ट्रेवल्स के अंदर जहां जहां जिससे रिलेटेड है। एंड देन लास्ट में बैड डेट्स पे प्रोविजन, है ना, आपके लिए कुछ भी नहीं। अब तो ये यू नो बैड डेट्स में ये प्रोविजन ऐड हो जाएगी, न्यू प्रोविजन, और साथ में डेटर्स में से माइनस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एवरीवन। तो अब जैसे से ट्रेवल्स के अंदर आइटम्स दिए हैं हम वैसे वैसे ही करेंगे। ठीक है, प्रोफोर्मा आपने ड्रॉ कर लिया है ट्रेडिंग पीएल का। सबसे ऊपर जो पार्ट है वो ट्रेडिंग का है, और बीच में नीचे से स्टार्ट कर दोगे पीएल को, बाद में अपने आप ही ये मिल जाएंगे, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम आपको पता है 3-4 ही होती है डेबिट साइड पर। तो स्टार्ट करो। फर्स्ट आइटम क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग। दूसरा, एवरीवन आपको समझाने की नीड नहीं है कि बैलेंस शीट में 2 ऑर्डर होते हैं। वन ऑर्डर होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, सेकंड ऑर्डर होता है पेमेंट्स। लिक्विडिटी के अंदर क्या होता है? फर्स्ट वी प्लेस करंट एसेट्स, देन फिक्स्ड एसेट्स, बीच में इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन नॉन करंट एसेट्स जिसमें टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो।
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पूरा बैलेंस शीट आपको याद है प्लस 2 का। और लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और फिर कैपिटल। ये है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है कि जो भी लिक्विड एसेट्स हैं वो पहले आती हैं, इसे इसलिए लायबिलिटीज भी करंट लायबिलिटीज पहले आती हैं। दूसरा ऑर्डर है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जिसका मतलब है लाइफ, जिसकी लाइफ ज्यादा है वो पहले आएगा। ये सभी वन 2 स्टेप्स हो गए हम सबके। परफॉर्मेंस ड्रॉ हो चुके आपके, एडजस्टमेंट्स को हमने रीड कर लिया, उनका मीनिंग देख लिया, और ये सारी एडजस्टमेंट्स क्या थी, +1 की थी। अब ये क्वेश्चन करके आपको +1 माइंड में रिफ्रेश हो जाएगी। एक गैप हो गया ना, काफी टाइम गैप हो गया बीच में, +2 और यहाँ तक पहुंचे शायद वो डल हो गया, वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, उसी को रिफ्रेश करना आज का हमारा टारगेट है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आइटम है आपके पास, बुक्स नहीं है तो ग्रुप के अंदर पिक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 640। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट है, अब ये तो है नहीं कि बेटा कि आपको हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही पहले मिलेगा। हाँ, हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, लेकिन हमें वो ढूंढना नहीं है। ढूंढने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें इस क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। 30 मिनट्स +1 में यही क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट मिलते थे आपको, 15 से 20 मिनट मुश्किल से। यहाँ आपके पास आराम से टाइम ही टाइम है, क्योंकि आपको पूरे 3 आवर्स में सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं, बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन 4, 15 ईच, 15 15 15 15, ये 4 न्यूमेरिकल और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले। तो हम ये लगा के चलते हैं कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास आधा घंटा बहुत होता है, और बाकी 2.5 घंटे हैं आपके पास इसके लिए। तो ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स मिनिमम तो है ही है, 30 के भी 35 लेके चलो। 30 to 35 मिनट्स में आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करना है, और एक क्वेश्चन फाइनल काउंट्स का आता ही आता है। तो इसलिए 30 मिनट्स इनफ है हमारे पास। अब एडजस्टमेंट 2-4 नहीं हो सकती हैं, लॉन्ग हो सकती हैं ज्यादातर, जबकि आज तक जितना भी और एग्जाम में क्वेश्चन आया है बीकॉम सेमेस्टर 1 के, फाइनल काउंट्स तो आता ही आता है, और एडजस्टमेंट बहुत ईजी लेवल पे आती है, टफ नहीं होती कोई भी टफ, क्योंकि +1 को ही रिपीट किया गया यहाँ पे फाइनल काउंट्स को लेके। अब हम जब बैलेंस शीट में बात करेंगे, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर कहाँ आएगा, ये प्लेसमेंट आपके दिमाग में पहले से चाहिए। अगर आप +1 के स्टूडेंट होते तो शायद मैं आज आपको क्या करा रहा था कि व्हाट इज ट्रेडिंग काउंट, जबकि अभी हमने कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं किया आपके साथ, क्योंकि मैं वो कराऊंगा तो बोर हो जाओगे। ट्रेडिंग काउंट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है ना। तो हमने सीधा स्टार्ट किया क्वेश्चन, एनी रैंडम क्वेश्चन ले लिया 14th, जिसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है। अब बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर कहाँ आएगा, करंट एसेट्स के बाद आएगा, क्योंकि करंट एसेट्स के बाद कौन सी एसेट्स आएंगी, फिक्स्ड एसेट्स। और हम मोस्टली कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, अभी जिसकी बात की थी मैंने, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो हम लिक्विडिटी फॉलो करते हैं, जिसमें करंट एसेट्स पहले आती हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें मोस्टली करंट एसेट्स मिलेंगी 4, अब किसी में 5 होंगी, किसी में 6 होंगी, और साथ में एडजस्टमेंट्स होती हैं डेटर्स की। तो आप अबाउट 7-8 लाइन छोड़ दो, बहुत होता है इसके लिए। अदरवाइज ट्रायबैलेंस को जब हम पहले रीड करते हैं तो भी हम वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो आप 7-8 लाइन छोड़ के उसके बाद फिक्स एसेट स्टार्ट कर लो, लेकिन ऐसे ही पुनीत अभी स्टार्ट नहीं करना। मतलब आपको ये तो पता है कि करंट एसेट 7-8 लाइंस में आ जाएंगी, लेकिन फिक्स एसेट्स में भी सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस में नहीं लिखोगे तो क्रॉस कर देंगे वो। यूनिवर्सिटी की चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है बेटा, यहाँ रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे अगर 50 लाख का क्वेश्चन आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो सीधा कहाँ होगे फिर, 3,20,000 पे, है ना। तो वो स्नेक बैठा हुआ है 50 लाख पे, 1 करोड़ पे, क्योंकि अगर आप हारे सीधा नीचे, है ना। तो 99 के ऊपर जब वो स्नेक मिलता है हमें, तो हम सीधा 10 पे आ जाते हैं या 4 पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग तो गए 15 मार्क्स। समटाइम्स वो भी होता है, मार्किंग के अंदर क्या होता है, जब हमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं वो भी होता है, लेकिन कई बार बहुत बड़ी गलती होती है जिससे पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है। +2 में या +1 में क्या था, आपका रिस्क था 4 मार्क्स 6 मार्क्स। एक क्वेश्चन रॉन्ग हो तो 6 गए या 4 गए या 8 गए, यहाँ 15 मार्क्स का रिस्क है बेटा। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। और फाइनल काउंट्स एज पर दिस कंसर्न, आपको यहाँ सीक्वेंस को ही फॉलो करना है मेनली। तो फिक्स एसेट्स में सीक्वेंस होता है, याद है,
फिक्स एसेट्स में जब हम इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कर रहे हैं तो जिसकी लाइफ कम है वो पहले आएगा, और जैसे जैसे जिसकी लाइफ बढ़ती जाएगी वो नीचे जाता जाएगा। तो अब आपका क्या टारगेट है बेटा, ट्रायल बैलेंस में आओ, क्वेश्चन के अंदर जितनी भी फिक्स एसेट्स है उन पे लिखो एफ ए एफ ए एफ ए एफ ए, दैट इज फिक्स एसेट्स। अब आपके पास अगर बुक नहीं है तो मोबाइल के अंदर वैसे देख लो। फर्नीचर, मोटर एंड बिल्डिंग, इसके अलावा है कोई एफ ए? और ढूंढो एफ ए। नहीं है, नहीं है बेटा। अब आप सी ए ढूंढो, करंट एसेट्स। जहां जहां ये भी हमारा वही स्टेप है। कौन सा स्टेप है ये? फर्स्ट स्टेप है, ये ऐड कर लेना आज। फर्स्ट स्टेप में जब हम एडजस्टमेंट्स को टिक करेंगे ट्रायबल्स में, उसी टाइम ट्रायबल्स के अंदर आकर हम अपने एफ एज अलग कर देंगे, सी एज अलग कर देंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम ना आए। तभी हम कर पाएंगे प्रॉपर, नहीं तो कटिंग होगी, कटिंग अलाउड नहीं है। 15 आउट ऑफ 15 लेना ये नियर टू इम्पॉसिबल होता है यहाँ पे, इसलिए प्रॉपर बनने के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। सो सीएस में क्या क्या मिल रहा है आपको? डेटर्स, और दूसरे पेज पे कैश इन हैंड, उस पर सीए लिख दो बेटा। एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होते होते हमारे पास वो हो गया, और एक प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है। मतलब हमारे पास 4 करंट एसेट्स हैं। इन 4 करंट एसेट्स में भी सबसे पहले कौन सी आती है? कैश इन हैंड। अब सीक्वेंस आपको याद है या मैं याद कर रहा हूं? हाँ जी बेटा। एनी वन ऑफ यू जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, करंट एसेट्स में क्या सीक्वेंस होता है याद है आपको? कैश इन हैंड, कैश Good. एट बैंक, गुड, आगे? सर डेटर्स होता है। बिल्स रिसीवेबल पहले लिख सकते हो आप, ओके सर। क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर होते हैं ना। कैश इन स्टॉक, हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस देन स्टॉक। या स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों एक ही लेवल के हैं, वो लास्ट में आते हैं। इसके बीच में अगर कोई एक्रूड इनकम आ जाए, जैसे आपने किसी से कोई लेना है, जैसे इंटरेस्ट चार्ज करना है आपने, वो भी आप डेटर्स के बाद लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दोनों हमारी नॉन लिक्विड हैं। अगर आपको इफ यू रिमेंबर +2 में आपने रेशो चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, याद है बेटा? रेशो चैप्टर में हम बोलते थे ना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। तो एक सिंपल फंडा, क्योंकि अब मैं आपको +1 में टीच नहीं कर रहा, तो मैं आपके साथ ज्यादा मैच्योरिटी से बात कर सकता हूँ। जब आप +1 में होते तो आपको करंट एसेट्स ही नहीं पता होती क्या होती है, तो हम बहुत लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं +1 में। लेकिन नाउ यू आर इन बीकॉम, तो अब मैं यहां बोल सकता हूं कि ये हमारी क्विक एसेट्स हैं और ये नॉन क्विक एसेट्स हैं, पर सब क्या है? करंट एसेट्स। इसलिए जो जो एसेट्स क्विक नहीं है, जो नॉन लिक्विड हैं, उन्हें हम लास्ट में लिखते हैं, और वो दो ही हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड। तो आज का डे इसी चीजों पे है, इंट्रो डे है आज का। तो ये करंट एसेट्स होगी। उसके बाद फिक्स एसेट्स में सीक्वेंस अगर देखें बेटा, फर्नीचर का लाइफ कम है किससे? मोटर से। ये दोनों का लाइफ सेम है, यू कैन से। तो मोटर ऊपर लिख सकते हो, फर्नीचर नीचे। चलता है इतना, डिपेंड करता है फर्नीचर कौन सा है, पर फिर भी मानते हैं फर्नीचर का लाइफ कम है और कार का लाइफ ज्यादा है। और कार से ज्यादा लाइफ किसका है? बिल्डिंग का। तो फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स एंड बिल्डिंग, ये 3 हमारी फिक्स एसेट्स हैं। तो ये सब कुछ पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा हमें, तभी हम। मतलब आप 5 मिनट लगा लो, बहुत है। आई थिंक 5-7 मिनट बहुत है ना, परफॉर्मा ड्रॉ करने के लिए, एडजस्टमेंट रीड करना, फिर ये सब ठीक करना। 10 मिनट भी लगा लोगे तब भी बहुत है। 10 मिनट के बाद रेस्ट क्या रहेगा आपके पास? 20 मिनट्स बहुत होते हैं। फिर तो लिखना ही है सिर्फ आपको, आपका सारा कुछ पहले से डिसाइडेड है इस तरह से। तब आप बेटा लिखो
उस हिसाब से स्पेस छोड़ के लिखो फर्नीचर 640 इनर कॉलम में, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। अब आपका 640 फर्नीचर है, इस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितने % चार्ज करने हैं? एडजस्टमेंट नंबर बी है 7.5%। तो लिखो, सामने सॉल्यूशन है आपकी हेल्प के लिए, बट ट्राई टू डू योरसेल्फ। हाँ, 1 मिनट और सुन लो बात। जब आप एडजस्टमेंट टिक करते हो ना, मैंने आपको प्लस में ये बात बताई थी जब आप एडजस्टमेंट टिक करते हो बेटा, उस टाइम टिक की जगह पे बी लिख लिया करो, बी, जिससे ना फिर बाद में ढूंढना पड़ता है कि वो एडजस्टमेंट नंबर कहाँ है, और टाइम बच गया आपका। क्यों? टाइम बचाना ही हमारी इंटेलिजेंस हो सकती है ना। तो हम टिक की जगह पे क्या लिखे? बी। वो तो एक निशानी है ना, तो अगर बी भी लिखा हुआ तो भी समझ आओगे इसकी एडजस्टमेंट है। उससे दो फायदे होंगे, बी लिखने से एक तो ये हो गया कि इसकी एडजस्टमेंट है, दूसरा एडजस्टमेंट नंबर क्या है? बी है। फिर नहीं ढूंढना पड़ता है कि डेफिनेशन का एडजस्टमेंट कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वो टाइम वेस्ट होता है। तो हम सीधा कहाँ टैग करेंगे? बी पे। इसलिए टिक करते वक्त, टिक ना करते हुए, टिक एक साइन ही तो है ना, तो बी भी एक पॉइंट है, तो बस बी लिख दो, तो वो टिक का ही काम करेगा। साथ में वो ये भी बताएगा कि लोकेशन क्या है ना। आई थिंक ये चेंज कर सकते हो। तो बी आज सब डिसाइड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाया आपने फर्नीचर पे 7.5%, अब 640 का 7. एंड देयर इज अ गुड न्यूज की आपको कैलकुलेटर लाउड है। प्लस 2 में बोलते थे कैलकुलेटर यूज कर लें, मैं मना करता था, नो, है ना, नोबडी विल यूज कैलकुलेटर। अब एवरीवन हैज टू यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मोबाइल वाला नहीं चाहिए, लेकिन आप सबको यहाँ पर एक कैलकुलेटर न्यू परचेज करना है अपने लिए, सेपरेट सा, जो आपके पास रहेगा हमेशा। घर से किसी का पकड़ना नहीं है या कहीं और से, आपको अपना एक पर्सनल कैलकुलेटर परचेज करना है। जितना आपको अपने मोबाइल से प्यार होता है कि मेरा अपना मोबाइल है, वैसे कैलकुलेटर भी आपका अपना होगा। नया परचेज करो और उस पर अपना प्रॉपर सेट करो हैंड। जैसे आपका हैंड मोबाइल पे सेट है मैसेज लिखते वक्त कितने फास्ट लिखते हो, वैसे आपको अपना हैंड किस पे सेट करना है? कैलकुलेटर पे। फिर वो आपके साथ जाएगा एग्जाम में। और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर सिटीजन कंपनी का बढ़िया आता है, वो परचेज करो और उसमें अपना हैंड सेट करो। फिर आपका वो कॉल सेंटर में जैसे टाइप कर टक 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 करते हैं, वैसे आपका हैंड चलेगा फास्ट, और वो स्पीड चाहिए हमें कैलकुलेटर के सर ऊपर। हाँ जी। सर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं कर सकते? नहीं नहीं बेटा नहीं, वो वहां पे अलाउ नहीं करते उसको ना। उसके अंदर फंक्शंस बहुत होते हैं, कई चीजें ऐसी होती है जो हमें अपने दिमाग से करनी होती है। जैसे कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे जाना है, या सेल से कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑलरेडी होता ही है। नॉर्मल कैलकुलेटर में भी होता है, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है कैसे आता है। एमयू लिखा होता है नॉर्मल कैलकुलेटर पे, तो बताऊंगा आपको उसका फंक्शन भी। तो वो ठीक एमयू है के अंदर ही हो जाता है, बट अलाउड नहीं करते वो। एग्जामिनेशन सेंटर पे स्पेसिफिकली ऐसा बोल देते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो नॉर्मल सर तो कौन कैलकुलेटर सी परचेज कंपनी का करो। है? सिटीजन कंपनी का अच्छा होता है। सिटीजन सिटीजन कंपनी का ऑलमोस्ट 10 डिजिट तक कैलकुलेशन आती हैं उसके अंदर, और 200 नंबर्स तक हम चेक भी कर सकते हैं। लेटेस्ट ले लेना, कोई भी आता है जो उसमें बढ़िया सा, है ना, प्रॉपर। एक जैसे वो छोटे साइज का मत लेना, एक नॉर्मल साइज होता है कैलकुलेटर का, क्योंकि हमें उस पर वर्क करने में ये हमारा एक अब इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं कि कोई कैलकुलेटर घर पे पड़ा उठा लिया हमने, मतलब आपका प्रॉपर उस पर हैंड सेट होना चाहिए। जैसे आप मोबाइल देखकर परचेज करते हो अपने लिए, वैसे कैलकुलेटर भी बहुत बड़े साइज का भी ना हो और बहुत स्मॉल साइज का भी, नॉर्मल साइज का जो होता है ना, जिसपे प्रॉपर आपके फिंगर चले, स्पेस हो फिंगर्स के बीच में चलाने के लिए। और मोबाइल का कैलकुलेटर तो डे 1 से यूज नहीं करना, क्योंकि ये मोबाइल आपका बाहर रह जाएगा, कैलकुलेटर अंदर जाएगा। तो कैलकुलेटर परचेज करो और उसका 640 इंटू 7.5%। बट अपनी ओरल कैलकुलेशन को वीक नहीं करना, वीकों में आकर जो चीज ओरली कर सको करते रहो, कोई बात नहीं, है ना। बट टाइम एग्जाम में तो तभी से होगा जब आपको कैलकुलेटर चलाओगे। और कैलकुलेटर के होने से एक प्रॉब्लम तो सोल्व होगी कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, उल्टा टाइम भी बचेगा। तो इसलिए 30 मिनट्स बहुत होंगे आपके लिए। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बेटा, कॉमन सेंस आपकी डेवलप हो चुकी है +1 +2 में। कैलकुलेटर अलाउड है, तो ट्रिपल सी हमारा सिर्फ सिंगल सी रह गया, है ना। ट्रिपल सी क्या था? कैलकुलेटर, कॉन्सेप्ट एंड कॉमन सेंस। कैलकुलेटर कैलकुलेशन की बात है, तो कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस, इसमें से सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना है? कॉन्सेप्ट पे, बस खत्म बात। कैलकुलेशन तो होती रहेंगी, कॉमन सेंस डेवलप कर चुके हो जितनी होनी थी, बाकी होती रहेगी, वो मेरा काम है।
640 माइनस 7.5%, 48, 592। तो फर्स्ट डे इन सब बातों पे रहता है ज्यादातर, डे बाई डे हम कोचिंग में आते जाएंगे वापस। तो अब ये डेफिनेशन कहाँ शो होगा? हाँ जी, कहाँ शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यस। तो डेबिट से आ जाओ बेटा। अच्छा, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं, चाहे बीच में लिख दो, कहीं भी लिख दो, बस ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेस छोड़ देना। यू नो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको 7-8 लाइन चाहिए होती है, तो 7-8 लाइन छोड़ के कहीं से भी स्टार्ट कर दो। टू डेप्रिसिएशन ऑन नंबर 1, किस पे बनाना डेप्रिसिएशन? पहले फर्नीचर पे, तो लिखो फर्नीचर 48 लिख के अब इसको इनर कॉलम लिखना, क्योंकि यू नो बाकी के डेफिनेशन भी अभी आएंगे, बिल्डिंग का, बाकी सब चीजों का, तो इसलिए इसको यही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर वापस आना है, इधर उधर नहीं भटकना कि और अब चले गए एडजस्टमेंट में, वापस ट्रायल बैलेंस में आ जाओ। हाँ जी, सेकेंड आइटम क्या ट्रायल बैलेंस की? मोटर व्हीकल्स, तो आ जाओ बैलेंस शीट के अंदर। लिखो एवरीवन, अभी फर्स्ट आइटम आपकी हो चुकी है बैलेंस शीट में फर्नीचर, सेकंड आइटम लिख रहे हो मोटर व्हीकल्स, और लिखने से पहले डिसाइड हो चुका है कि फर्नीचर पहले आएगा, मोटर बाद में, बिल्डिंग बाद में। ये टेंजिबल हैं, अगर इनटेंजिबल हो गुडविल तो गुडविल लास्ट में आ जाएगी, इनटेंजिबल। तो लिखो मोटर व्हीकल्स 6250 लेस 18% डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन एट द रेट 18%, 1125 माइनस कर दो 1125, आंसर आ गया 5125। और ये 1125 कहाँ आएगा बेटा? पार्टिसिपेट करते रहो, तुम लोग ही हो सिर्फ अभी क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोल रहे हो? पीएल अकाउंट। वन 1125 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा। देन ट्रेवल्स की थर्ड आइटम क्या है? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में आ जाइए, बिल्डिंग लिखेंगे 7500 एज ए थर्ड आइटम बैलेंस शीट में, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। प्रियांशु, कार्तिक, रिजिंदर लिख रहे हो ना अभी, या ऐसे ही फ्री बैठे हो? कर रहे हो बोलो ना? हाँ करना लिख रहे हैं सर। हाँ करना है। आज आपका फर्स्ट डे है और इट शुड बी, आपका फर्स्ट डे बहुत अच्छा हो, आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। लेजी नहीं रहना अब आपने, +2 में समटाइम्स लेजी हो जाते थे, एक्टिव रहना है। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 7125। चलें आगे। अब आपका ट्रेवल्स का नेक्स्ट आइटम क्या है? कैपिटल। अब हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं बेटा। लायबिलिटी साइड पे आइटम ज्यादा नहीं होती, रीजन करंट लायबिलिटीज होती है मोस्टली। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ज्यादा बैंक लोन होता है, लोन फ्रॉम एनीवन, और वैसे भी सोल ट्रेड के क्वेश्चन है आपके लिए अभी भी, तो यहाँ डिवेंचर्स तो मिलेगा नहीं, वो लास्ट में कैपिटल। इसलिए आप ऊपर से सब छोड़ दो लायबिलिटी साइड को, ठीक है, 8-10 लाइनें छोड़, इतना भी नहीं। हाँ, तो आपको पता है 5-6 आइटम्स होते हैं मैक्सिमम, तो बस 7-8 लाइन छोड़कर आप लिख दो कैपिटल इनर कॉलम में, क्योंकि कैपिटल की तो ऑलवेज एडजस्टमेंट होती है। कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी, या ना भी लिखो, ये ओपनिंग कैपिटल है,
आपकी बुक्स में जो भी न्यू ईयर हो, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अब अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक लिखूंगा मैं, ये तो ओल्ड क्वेश्चन टाइप की हुआ है हमने, 1 अप्रैल 2019 आ गया, 12,500 कैपिटल है, और इस कैपिटल में फिर एडजस्टमेंट आ जाएंगे बाद में। ठीक है जी, हो गया सेट। अभी अब आपने कैपिटल को बेटा टिक किया हुआ है, याद है ना, प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ कर रहा था। एडजस्ट नंबर क्या है, अब देखो प्रॉब्लम आती है ना, एडजस्ट नंबर क्या है, तो अगर हम कैपिटल के ऊपर टिक लगाने की बजाय वहां पर क्या लिख दें, एडजस्ट नंबर जी, तो कैपिटल पे जी लिख दो बस। क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में, तो बस जी लिख दो उस पर, कैपिटल पे जी। अब जी टिक का काम भी कर रही है। टिक क्या होता है, मतलब वो बताता है कि इसकी एडजस्टमेंट है, और जी इटसेल्फ बताएगी कि एडजस्टमेंट तो है लेकिन जी नंबर पे है। तो जी नंबर पे जाओ, वहां पर क्या है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। नेट प्रॉफिट तो अभी बाद में आएगा, वो तो आगे अभी काम का नहीं है, इसको मत देखो आप। अब आप लिखो लेस, लिखो बेटा, कैपिटल में से माइनस कर दो एवरीवन, लेस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 600। ड्राइंग भी लिख देते जाओ। नहीं ड्राइंग्स नहीं लिखना, ड्राइंग्स तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ड्राइंग दी होगी वो आएगा ड्राइंग्स। ये तो एक एडजस्टमेंट है ना, लिखना पड़ेगा किस चीज के माइनस कर रहे हो। अच्छा अभी बेटा वही सेम सीन है, जब आप प्लस 2 पढ़ते थे तो ऑनलाइन क्लास होती थी, अभी यहाँ ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास ब्लेंडेड मोड पे हो रही है। तो अभी पुनीत जो भी पूछेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा हमारी रिकॉर्डिंग में, और आपको भी सुनेगा। वो थोड़ा स्लो बोल रहे हैं इसलिए से सुन नहीं रहा आपको। जो यहाँ पे माइक है वो इनबिल्ट किया गया, मैं जो भी बात करूंगा माइक मैं भी यूज नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है, बट आपको साउंड सबकी सुनेगी क्लास में, जो भी डाउट में पूछा जाएगा। तो इसलिए पुनीत जब भी बोलोगे तो लाउड बोलोगे, ठीक है। वैसे तो रिमूव कर सकते हो मास्क को, कोई है तो नहीं यहाँ पे क्लास में। एंड आई एम फुली वैक्सीनेटेड, है ना, डबल डोज हो चुकी है मेरी, आपको मेरे से कोई डर नहीं है। ठीक है जी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड तब भी बचे रहे कोविड में भी हम तो। अभी तो खैर कोई डर नहीं है। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, 600 माइनस कर दिया। दूसरा कहाँ जाता है ये, पीएल अकाउंट में नहीं जाता, यू नो, जब गुड्स, हाँ जब गुड्स विड्रॉ होती है तो परचेज में से होता है ना। अब परचेज आपको पता है कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओ ट्रेडिंग की डेबिट साइड बेटा। चलिए मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट दो कॉन्सेप्ट से बना है, वन सेल्स, दूसरा इसका कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप सब लोग प्लस 1 में भी थे, तो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, आपको याद होगा मैंने कुछ ऐसे किया था। आपको ये जो पोर्शन अभी हाईलाइट होकर दिख रहा है ये क्या है, COGS दिख रहा है सबको, याद आया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, जिसका मतलब होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस ऑल एडजस्टमेंट्स। जो जैसे हम चैरिटी में गुड्स देते हैं, एडवर्टीजमेंट में फ्री सैंपल्स में देते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, प्रोप्राइटर विड्रॉन, ये जो भी एडजस्टमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड नेट परचेज। वैसे परचेज रिटर्न माइनस करना ही नेट परचेज बोलते हैं, बट साथ में एडजस्टमेंट भी होगी हमारी। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, याद आया, इंपोर्ट ड्यूटी, वो यहाँ है नहीं बाय चांस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, नेट सेल्स के साथ, इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड रहती है बेटा, सेल्स ऑलवेज कहां है, क्रेडिट साइड है। बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, दैट इज कॉल्ड नेट सेल्स। अब आपकी जो नेट सेल है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इन दोनों को कंपैरिजन करके क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट। तो ये ऑलरेडी प्लस में आपको पता है, तो दैट्स व्हाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिंग की डेबिट साइड को स्टार्ट करना, और इसकी स्टार्टिंग ऑलवेज कहां से होती है,
ओपनिंग स्टॉक से। तो आप सबको बेटा ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में अगर हमारे सामने नहीं आया तो फाइंड आउट। ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019 दिया है 3460, तो लिख दो 3460। इसकी कोई एडजस्टमेंट वैसे होती ही नहीं कभी भी। और फिर लिखो 2 परचेजेस। टू परचेजेस इनर कॉलम में। अब यहाँ एक तो परचेज रिटर्न होती है, वो आपको अभी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये हैबिट ना लो बेटा। कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट से लिख देंगे तो वो भी आंसर सेम आता है, बट वो गलत है। वो तब है जब हम भूल गए, वो भी क्लोजिंग स्टॉक से पहले जो भी करने। क्लोजिंग स्टॉक इज द लास्ट आइटम। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड की फर्स्ट आइटम है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड की लास्ट आइटम है। ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग के बीच की स्टोरी है ट्रेडिंग काउंट। इसलिए परचेज रिटर्न को ढूंढो, कहाँ है। परचेज रिटर्न का नाम रिटर्न्स आउटवर्ड भी होता है। परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड, वो माइनस कर दो बेटा, दैट इज 125। आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट की थी हमने, 15 मिनट। +2 इससे पहले +1 की क्लास होती है, उसमें हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा था, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, याद आया सबको। तो 10 मिनट लगेंगे अभी क्लास ओवर होने में, 10-15 मिनट। तो लेस रिटर्न्स 125 एंड दूसरा रीजन है इसके आगे दोबारा फिर लेस लिख सकते हो आप चाहो तो, या ऊपर लेस लिखे हुए है तो भी चलेगा। लेस गुड्स रिटर्न, सॉरी गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर या टेकन फॉर पर्सनल यूज, कुछ भी लिख दो चलेगा। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज माइनस कर दो। ये माइनस किया, फाइनल आंसर आ गया 4750। तो ये 3 आइटम हमारी यहाँ से कैसे रीजन है। तो जो चीजें माइनस करनी होती है उनको ब्रैकेट में डालते हैं, उसको ब्रैकेट में डालते हैं हम। मर्जी है, वो तो चलेगा ही। इनर कॉलम है ना बेटा आपका, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे 125, वो डजंट मैटर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। Yes. फिर डायरेक्टली बाहर आ जाएगा 4750, एक ही बात है। या अगर पता है कि दो चीजें माइनस हो रही हैं तो 125 600 को और इनर कॉलम में लिख दिया, ये इनर टू इनर हो गया, इनर कॉलम फिर इनर कॉलम, 725 माइनस हो गए, बाहर आ गए 4750। बट जैसे प्लस में करते हैं तो वो भी ठीक है, डायरेक्टली ब्रैकेट में लिखो और फाइनल आंसर बाहर, ठीक है। 725 की नीड नहीं है। अब रिटर्न्स आउटवर्ड या परचेज रिटर्न तो ट्रायल बैलेंस की एक आइटम है। ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम होगी उसका एक ही एडजस्टमेंट है, मतलब उसका एक ही प्लेसमेंट है, नोट एडजस्टमेंट, बाय मिस्टेक बोला गया, उसका एक ही प्लेसमेंट है, ट्रेडिंग, पीएल या बैलेंस शीट, क्योंकि वो एक बैलेंस है लेजर का। लेकिन एडजस्टमेंट जो होती हैं वो दो चीज होती हैं, ओमिशंस एंड एरर्स, या तो हम कुछ भूल गए या हमने कुछ गलत किए, तो उसके लिए हमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो इसलिए गुड्स टेकन बाय पर्सनल यूज, परचेज में से माइनस भी होगी, ये हो गया 2 परचेजेस, और इधर से ड्रॉइंग डेबिट, ड्रॉइंग का मतलब कैपिटल माइनस, कैपिटल में से माइनस कर दिया। चलिए जी आगे। अब वापस ट्रेवल्स में आ जाओ, जितना मर्जी घूमो, वापस वहीं जहां से चले थे। कहां पे थे हम बेटा, ट्रेवल्स के इस पॉइंट पे थे, कैपिटल वाले पॉइंट पे थे, ठीक है ना, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स आ जाओ वापस। हाँ जी, बैड डेट्स में लिखो 2 बैड डेट्स, पीएल के डेबिट से लिखो 2 बैड डेट्स। इस क्वेश्चन पे बेस पे मैं आपको कुछ आज 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। परसों तक बेटा बुक परचेज कर लो सब लोग, नहीं तो जब तक नहीं परचेज करोगे पिक्स शेयर करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, बट मजा तो तभी आएगा जब बुक सामने होगी। 2 बैड डेट्स 125। अब जहां आप बैड डेट्स को टिक करते हो, कभी जब होता है बैड डेट्स का एडजस्टमेंट तो हम डेटर को भी टिक करते हैं और बैड डेट्स को भी करते हैं, दोनों को टिक करना पड़ता है। तो अब क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्ट नंबर क्या है
लास्ट एच। हमें 5% का प्रोविजन लाना है सन्ड्री डेटर्स पे। अच्छा, मैं आज तो फर्स्ट डे है, मैं आपको नेक्स्ट डे या कभी भी पूरा डेटर्स के ऊपर दोबारा फिर से लेक्चर दूंगा। इन शॉर्ट बता देता हूं, डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेट्स माइनस होते हैं। कौन से वाले? फर्दर, जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। जो बैड डेट्स अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, फर्दर बैड डेट्स, जो आपको हमेशा एडजस्टमेंट्स में ही मिलेंगे। अब एडजस्टमेंट्स में फर्दर बैड डेट्स है ही नहीं यहाँ पे, अगर होते तो उनको माइनस कर देते, फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दो, कर दी माइनस फर्दर बैड डेट्स, या अनरिकॉर्डेड बोलते हैं उसको हम। उसके बाद जो डेटर्स आते हैं, अब जो डेटर आते हैं उनको बोलते हैं नेट, नेट डेटर्स। और ये जो डेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रोस, ग्रोस डेटर्स। ग्रोस डेटर्स ऑलवेज आपको ट्रेवल्स में मिलेंगे। उसमें से कौन से बैटर्स में करने हैं? जो एडजस्टमेंट्स में होते हैं। बाकी इसके ऊपर बेटा डोंट वरी, अभी ना आगे 20 के बाद जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस इसके ऊपर मिलेंगे आपको जो सिर्फ इन्हीं के ऊपर हैं। इनकी जनरलिटी बनेगी बैटर्स और पॉइंट्स की, इनके लेजर काउंट्स बनेंगे, इनका बैलेंस शीट। तो आपको 15 मार्क्स का सेपरेट से क्वेश्चन बनता है सेम 1 में अपॉन बैड डेट्स प्रोविजन एंड डिस्काउंट फॉर डेटर्स, इनके ऊपर। तब हम डिटेल में करेंगे। तब तक जैसे से क्वेश्चन आते रहेंगे हमारा रिफ्रेश होता रहेगा। पहला बैड डेट्स माइनस करने हैं जो एडजस्टमेंट में होते हैं, उसके बाद न्यू प्रोविजन माइनस करनी है जो हमें कहते हैं बनाओ न्यू प्रोविजन एट द रेट 5%, 10%, वट। उसके बाद जो डेटर्स बच गए उसको बोलते हैं गुड डेटर्स। याद आया सबको? क्योंकि जो बैड हो चुके हैं, अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थे, वो भी माइनस कर दिए। और जिन पे मुझे शक है, डाउट है कि ये पर्सन मेरा 5% पैसा नहीं देगा, मतलब 5% नहीं, 5% डेटर्स पे शक होता है। अगर 1 लाख के डेटर्स है तो उसका 5% कर लो, क्योंकि सब पे डाउट नहीं कर सकते ना। जो आपके गुड डेटर्स है उन पे डाउट करते ही नहीं हम सिर्फ उन पे डाउट करते हैं जो गुड डेटर्स नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आप सब आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हो, तो जो ओल्ड स्टूडेंट है जो 2 साल से आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो 3rd ईयर में जाके मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर आज मेरा लैपटॉप भी घर ले जाओगे तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि लैपटॉप वापस नहीं आएगा। हम नए स्टूडेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी बात को लेके, है ना। क्या पता वो स्टूडेंट है या वैसे भी आ गया। लेकिन जैसे जैसे कोई कस्टमर बार बार हमारे पास आता है ना, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना। तो मतलब अभी प्रोविजन सिर्फ किन पे बनती है? जो डेटर्स नए हैं। तो किसी बिजनेस में है, किसी में नहीं भी है, तो प्रोविजन है तो है, तो वो माइनस कर दो तो आपके गुड डेटर्स रहेंगे सिर्फ। तो 100 में से अगर 5 स्टूडेंट को माइनस कर दिया जाए तो बाकी 95 क्या है? गुड, ट्रस्ट वर्दी। इनके ऊपर कौन सा प्रोविजन बन सकता है? डिस्काउंट का। डिस्काउंट हर बिजनेस में नहीं होता, ये सिर्फ उन बिजनेस में होता है जहां क्रेडिट और कैश दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं। जहां हम अपने डेटर्स को बोलते हैं कि अगर आप पेमेंट पहले कर दोगे, जल्दी कर दोगे, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। वहां है कैश डिस्काउंट, तो उसका प्रोविजन भी आ सकता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। अब फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इसमें क्या है बेटा? इसमें सिर्फ डेटर्स है हमारे पास। अच्छा, डेटर्स को लिखने से पहले आपको ऊपर की आइटम पूरी करनी पड़ेगी। जैसे भी आपने बोला था सर, डेटर से पहले आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल। अब इन तीनों में से जो भी आइटम मिलती है ढूंढो, वो लिखो। सोल्यूशन मत देखो, बुक में देखो, क्वेश्चन में ढूंढो क्या क्या मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है आपको? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। तो लिखो बेटा कैश इन हैंड।
लिख लिया एवरीवन। फिर उसके बाद लिख दो कैश इन हैंड 650, फिर लिखो सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स 3800, और उस पे फर्दर बैड डेट्स का प्रोविजन है नहीं, सिंपल लिखो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। माइनस कर दिया बेटा। हाँ जी, आपको साउंड आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, यस मैं थोड़ा डिस्टेंस पे हूँ, तभी माइक को अलग तरीके से सेट किया गया। तो यहाँ पर 5% के बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे। 3800 का 5% 190, माइनस कर दो 190, कितनी अमाउंट आ गई? वो आपका आउटर कॉलम है। व्हाट इज, अब ये बैड डेट्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? पीएनएल। हाँ जी, पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ। सर जो ट्रायल बैलेंस में दिए बैड डेट्स ये तो पहले ही रिकॉर्डेड हो गए। हाँ, अब हम उसकी बात करते हैं। ये तो जो मैंने वो ये समझाया था आपको कॉन्सेप्ट, ये तो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट था ना, कि बैलेंस शीट में डेटर्स के साथ कैसे कैसे करना है हमें। अब हम पीएल की बात करते हैं। इफ यू रिमेंबर, पीएल अकाउंट में जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कौन से बैलेंस से होती है स्टार्ट? जो हमें ट्रेवल्स में गिवन है। और ऐसे अगर हम बोलते रहेंगे तो हमें क्या हमें ये पता है ना, ट्रेवल्स में जो चीज गिवन है उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। किसके थ्रू? जर्नल के थ्रू, सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। वहां से वो लेजर में पोस्ट हुई, लेजर का बैलेंस आया। तो मतलब जो बैड डेट्स रिकॉर्डेड हैं, मतलब उसका क्या मीनिंग है कि वो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं, क्योंकि जब बैड डेट्स हुए थे तब आपने रिकॉर्ड कर लिए। जैसे अगस्त में हुए तो मैंने रिकॉर्ड कर लिए बैड डेट्स डेटर्स। तो मेरे जो डेटर्स अभी दिए हैं बैलेंस शीट में 3800, वो ऑलरेडी ये वाले बैड डेट्स माइनस करके दिए हैं। 125 बैड डेट्स ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। इट मीन इन बैड डेट्स को माइनस करने से पहले डेटर्स कितने थे? 3925। ये 125 ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो डेटर्स कितने रह गए? 3800। ये इसका कंप्लीट मीनिंग है। अदरवाइज स्टूडेंट बोलते हैं सर एक ही जगह पे आना है, जो चीज ट्रेवल्स के अंदर है वो रिकॉर्डेड है, या जो गिवन है ट्रेवल्स में, ये सब बातें इनकम्प्लीट हैं। कंप्लीट नॉलेज यही है अगर आप ये बोलते हो कि जो ट्रेवल्स में डेटर्स बैड डेट्स दिए हैं वो डेटर्स में से ऑलरेडी माइनस हो चुके वाइल रिकॉर्डिंग दैट, तो वो एंट्री हो चुकी है पास। तो आपके जो डेटर्स रह गए अभी वो 3800 रह गए, हम उसमें से फर्दर वाले माइनस करेंगे। तो ये 125 यहां लिखो, टू बैड डेट्स 125, टू बैड डेट्स 125, एड न्यू प्रोविजन। अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं वो चीज, देखो बेटा, बाकी हम बाद में डिटेल में करेंगे। फर्स्ट डे कुछ फॉर्मेलिटीज होती है ना आपके साथ, जो अलग बातें की हमने सिलेबस की, और उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बैड डेट्स, एड न्यू प्रोविजन, एड फर्दर बैड डेट्स, ये सब ऐड होने हैं, क्योंकि इससे आपका टोटल लॉस आता है। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस फर्दर, ये सब ऐड होने के बाद टोटल लॉस आ गया। इस टोटल लॉस में से हम वो प्रोविजन माइनस कर देते हैं जो लास्ट ईयर बनाई थी हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। ओल्ड प्रोविजन का मतलब जो प्रोविजन हमने लास्ट ईयर के डेटा से बनाई थी, जिनका पता तो अब चला होगा। 31 मार्च को जो डेटा आपकी बैलेंस शीट में होते हैं वो बैड हुए या नहीं हुए, वो तो आने वाले साल में होता है, इसलिए हमेशा ओल्ड प्रोविजन माइनस होती है। बट इससे डिटेल में बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मैं पूरा नहीं बता रहा, फिर ये सब चीजें बाद में करेंगे रीजन के साथ। इतना आज के लिए इनफ है, आपको पता चल गया, याद आ गया होगा। टू बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू प्रोविजन, सिर्फ माइनस क्या करना है? ओल्ड प्रोविजन। लेकिन अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो, 200 जगह पे 400 हो, तो फिर क्रेडिट साइड आती है वो 305 बाहर डेबिट साइड, और ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड, तभी एक ही बात है, तभी हो जाएगा। लेकिन अभी तो 200 कम है, तो ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस ओल्ड प्रोविजन 115 आ गया बेटा।
ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आइटम क्या है ट्रायबल्स में? क्रेडिटर्स। हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स सबको पता ही है। अब अगर लायबिलिटी साइड की बात करें तो बेटा क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एंड क्रेडिटर्स फॉर एनी एक्सपेंसेस, इन चारों में कोई सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि क्योंकि क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स हैं और सबको पेमेंट हमने करनी है, किसी को प्रायोरिटी तो है नहीं। आपके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट या क्रेडिटर्स बोथ आर सेम प्रायोरिटी, तो इसलिए आप यहाँ ऊपर नीचे कर सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट भी अलग लिख सकते हो और क्रेडिटर्स भी अलग लिख सकते हो, क्योंकि ईयर के एंड पे हमारे ऊपर टोटल 4 लायबिलिटीज हैं अभी, जिन्हें आपको सेम टाइम पे करना है। देयर इज नो क्लासिफिकेशन कि क्रेडिटर्स पहले आएंगे या क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मीन सैलरी आउटस्टैंडिंग, टैक्स आउटस्टैंडिंग, आप ऐसे हेडिंग ना देकर अलग अलग से लिख सकते हो। होते तो क्रेडिटर्स ही ना, लेकिन एक्चुअल क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, ये दूसरे क्रेडिटर्स हो गए। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वो भी एक लैंडलॉर्ड क्या हो गया हमारा, क्रेडिटर हो गया, तो उनको बोलते हैं क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो +1 से जब हम बीकॉम में करेंगे तो आपका लेवल इंप्रूव होगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी। +1 में आप कुछ भी लिख देते चल जाता है, थोड़ा सा यहाँ स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा डे बाई डे। जैसे अगर आपको लगे रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उनको कंबाइन करके लिख दो, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस फॉर द बेटरमेंट, कंपल्सन नहीं है, अलग अलग भी लिख सकते हो। तो लिखो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 लायबिलिटी साइड, टॉप पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप पे लिख दो सबसे ऊपर सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500। अब थोड़ा सा फास्ट कर लो बेटा, क्योंकि अब मेरे नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, वो बैच भी ऑनलाइन होते हैं, मैंने मैसेज तो कर दिया स्टूडेंट्स को। तो उसके बाद नेक्स्ट पुनीत बोलते रहो, नेक्स्ट आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑर्डर लिख चुके हम, आगे परचेजेस हो गया। एंड देन सेल्स। सेल्स लिखो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, और साथ में सेल्स रिटर्न भी देख लेना, अगर है तो माइनस कर दो। सेल रिटर्न एक नेम होता है रिटर्न्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, एक ही बात है। तो बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, नेट सेल आ गई 50,000 टू 50। कर दिया बेटा एवरीवन, हो गया। नेक्स्ट आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाइए, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स के बाद लिख दो चाहे, कोई बात नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट लेकिन इनर कॉलम में, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी ड्यू है, इंटरेस्ट को अलग से लिखने की बजाय बेटर रहता है बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड कर दो। एडजस्टर नंबर जो भी है चेक कर लो, 85 रुपीज का इंटरेस्ट हमें करके दिया है, जबकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इंटरेस्ट भी आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया आज आपके लिए, +1 का क्वेश्चन है, ये आपको 100% पहले से आता था, लेकिन यहाँ से एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी ना, बिल्कुल आप जो भूल गए थे कैसे करते थे हम। तो ये ऐड हो गया इंटरेस्ट, हाँ जी 2935 हो गया। अब इस इंटरेस्ट को डेबिट से लिखो टू इंटरेस्ट, लेकिन उससे पहले देख लो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया होगा कोई? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड है, याद है ना बेटा, ये कौन सा होता है? पेड, ये पेड होता है। और फिर ऐड आउटस्टैंडिंग ड्यू, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 203। इंटरेस्ट पेड 118, ऐड इंटरेस्ट ड्यू 85, टोटल 203। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स, देन एडवर्टाइजिंग। हाँ, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हम कर चुके हैं ऑलरेडी माइनस, एडवर्टाइजिंग 450 रुपीज पीएल के डेबिट साइड, कहीं भी लिख दो ऊपर नीचे चलेगा,
अगर नीचे स्पेस खत्म हो जाए तो ऊपर यूज करना शुरू कर देना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो आपका बन चुका है। सिर्फ जीपी निकालना है वहां पे, जीपी के लिए एक लाइन और एक टोटल लाइन, दो लाइन हमें चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट भी हो गया, कमीशन अकाउंट। कमीशन काउंट, तो लिखो बेटा कमीशन का फिगर क्रेडिट साइड गिवन है, तो ये आपकी इनकम है, तो यहाँ आएगा। अच्छा अब जब हम राइट हैंड साइड पर आएंगे ना, तो एक लाइन छोड़ देंगे जीपी के लिए, या रैंडमली कहीं भी लिख दो अभी तो, बाय कमीशन रिसीव्ड 375। अब क्योंकि कमीशन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है, इट शुड बी कमीशन रिसीव्ड ऑलवेज एवरीवन 375। बाय कमीशन रिसीव 375 लेस रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको पता है जो चीज हमें एडवांस में रिसीव होती है वो भी आपके लिए इनकम नहीं है, और जो एडवांस पे करते हो वो भी आपकी इनकम नहीं है, दोनों माइनस होती है। बट रिसीव होने के बाद ये क्या बनती है, लाइबिलिटी, क्योंकि रिसीट्स याद है सबको ना। अब आप देखो, आप तो बहुत मेच्योर है यहाँ पे बेटा, एनपीओ चैप्टर आपने कर लिया, गवर्नमेंट बजट कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक्स अकाउंट से बहुत कुछ कर चुके हो। अब आपको पता है कि दो ही तरह की रिसीट होती है, रेवेन्यू और एक कैपिटल। अब जो आपकी इस साल की इनकम नहीं है वो आपकी क्या बन गई, कैपिटल रिसीट, वो बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी साइड। तो यहां आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 125। नेक्स्ट आइटम ट्रेवल्स में कैश इन हैंड, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। हाँ जी, कैश इन हैंड ऑलरेडी आ चुका, डेबिट साइड। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का पॉइंट करते हैं डिस्कस। ये रहे, अब लिखो टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। इनर कॉलम में लिखो 1250 टू टैक्सेस इंश्योरेंस। इसमें टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होते हैं। अब ये +1 में अगर होती बात तो बहुत डिटेल में समझाई जाती पहले, अब सब लोग उस स्टेज से निकल चुके हो और सबको पता है आउटस्टैंडिंग्स ऐड होते हैं। क्यों ऐड होते हैं, बिकॉज ये हमारे बिजनेस के इस साल के वो एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए, बट एक्सपेंसेस तो है ना। और यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगता है, एक्रूल प्रिंसिपल। एक्रूल प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इनको भी रिकॉर्ड करोगे चाहे पे नहीं किए। और इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये आपके एडजस्टमेंट दोनों है, चेक कर लो, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस प्रीपेड। तो टैक्सेस ऐड कर दो 120, इंश्योरेंस प्रीपेड माइनस कर दो 100, रेस्ट अमाउंट विल बी 1270। अच्छा जनरल एक्सपेंसेस थे, देखो क्वेश्चन में आपके पास ट्रेवल्स में, स्किप नहीं होगी। हाँ बेटा जनरल एक्सपेंसेस भी लिखो, वो स्किप हो गए इनसे। टू जनरल एक्सपेंसेस 782, या नेक्स्ट आइटम थी वो, नेक्स्ट आइटम। ओके नेक्स्ट आइटम थी वो जनरल एक्सपेंसेस 782। ये भी हो गया, ठीक है। और टैक्सेस आउटस्टैंडिंग और इंश्योरेंस प्रीपेड बैलेंस शीट में जाएगा, ये लिख लिया आपने। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, अब आप लिखो टैक्सेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड, चाहे अलग से लिख दो या अगर आपको ये सुटेबल है हेडिंग ना दो, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ये ज्यादा होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो ये फॉर द बेटरमेंट है कि अब आप मैच्योर हो, +1 में नहीं हो, तो आप इन बातों को समझते हो। जो जो एक्सपेंसेस हम पे नहीं करते, आउटस्टैंडिंग छोड़ देते हैं। और 31 मार्च को बेटा मोस्टली सैलरी तो आउटस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मार्च का सैलरी हम कब पे करते हैं, अप्रैल में। तो ऐसी बहुत चीजें होती है जो अभी हम मार्च में पे नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी बाद में आता है कुछ और पेमेंट्स पेंडिंग होती है, तो ये सब एक हेडिंग बन जाता है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। टैक्सेस आउटस्टैंडिंग यहाँ आ गई, और दूसरा क्या करेंगे उसका, टैक्स में से ऐड कर, टैक्स में ऐड कर दिया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस हो गया, एंड इट कम्स ऑन ऐसा साइड, लास्ट आइटम करंट एसेट्स की। उसके बाद फर्नीचर स्टार्ट होगा, बीच में स्पेस रह भी जाए तो चलेगा, ठीक है ना, इसलिए मैक्स लाइन छोड़ दो, उसके बाद स्पेस छोड़ दो। अब मान लो बीच में 2-3 लाइन पड़ी है तो पड़ी है, कोई बात नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट आइटम होगी, और प्रीपेड इंश्योरेंस लिखने से पहले एक लाइन बीच में छोड़ दो क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड से पहले आता है।
तो क्लोजिंग स्टॉक फिर प्रीपेड एक्सपेंस। तो ऐसे 4-5 लेक्चर्स में आपको ये सब फिर से याद हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। पर प्रैक्टिस डे 1 से करना, क्योंकि हमारे पास बीकॉम में लिमिटेड टाइम होता है। यहाँ रिवीजन जैसा कुछ नहीं होता। डोंट थिंक कि रिवाइज होगा कुछ। सपोज आज का लेक्चर जो हो गया ना, अब सपोज कोई नया स्टूडेंट परसों से ज्वाइन करता है, तो ये लेक्चर रिपीट कहीं नहीं होना। ही विल वॉच रिकॉर्डिंग्स। वी कांट वेट फॉर एनी वन एंड वी कांट रिपीट फॉर एनी वन। बीकॉम में हमें 4 मंथ्स मिलते हैं, बस 4 मंथ्स में हमें सिलेबस करना है, उतना सा सिलेबस होता है। और कभी टाइम कम पड़े तो हम रेगुलर कर देते हैं क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, संडे, वो सब चलता रहता है। बट टाइम फिक्स है। अभी आपके दिसंबर या जनवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जानी है, इस बार शायद। मिड टर्म भी देंगे सर? हाँ, मिड टर्म्स होते हैं आपके, उसको मिड सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं, MST, मिड सेमेस्टर टेस्ट। वो MSc टेस्ट होते हैं, वो आपके कॉलेज में भी होंगे। अभी कॉलेज स्टार्ट हुए ना, तो अभी दिवाली के बाद कभी भी, या सॉरी दशहरे के बाद या दिवाली के आसपास, अक्टूबर के एंड पे या नवंबर में कभी भी ले सकते हैं। डिपेंड होता है कि डे शीट कैसी है। अभी आपका सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज दिसंबर में तो एग्जाम्स होते हैं और अभी तक आपका हाफ सिलेबस हो चुका होता है, क्योंकि हमारी ये क्लासेस मोस्टली 15-16 जुलाई से स्टार्ट होती हैं। अगर ये रूटीन होता तो फिर जुलाई से कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, मई में रिजल्ट आता है +2 का, तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस हो जाता है। तब एग्जाम जो होते हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिड सेमेस्टर एग्जाम होती है। सितंबर में तो आपका कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है एक तरह से, सितंबर के एंड पे या अक्टूबर में कह लो आप। तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी के एंड पे या फेब में एग्जाम्स होने चाहिए। पर अगर उन्होंने दिसंबर में लेना चाहा तो ले लेंगे वो, फिर हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा फिर आगे जाके। फिर वो कह रहे थे कि ऑनलाइन। हाँ हाँ, MSc तो ऑनलाइन ही हो रहा है इस बार। तो इसलिए जैसे जैसे कॉलेज में सिलेबस होता रहेगा हम वैसे वैसे ही करते जाएंगे ट्यूशन पे, वो भी चैप्टर सेम। और दूसरा एक और बात है बेटा, बिकॉज लास्ट ईयर भी सेमेस्टर जब एग्जाम हमारा हुआ था बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस, वो पूरा ऑलरेडी ऐप पे है। अगर आपको लगेगा कि कॉलेज में ब्रांच चैप्टर स्टार्ट कर दिया और यहाँ हमारा फाइनल, क्योंकि मैं तो डिटेल में कराऊंगा तो स्लो रहेगा। आगे जाके अगर हमें लगा डे शीट के मुताबिक हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है तो मैं आपका बैच रेगुलर कर दूंगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको लगे कॉलेज में ब्रांच चैप्टर स्टार्ट कर दिया, मे भी कार्तिक बोलेगा कि सर हमारा तो मैम ने कंसाइनमेंट स्टार्ट कर दिया, हर टीचर की अपनी मर्जी है, कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, यूनिट 1 का भी यूनिट 2। तो आपको वरी नहीं करना, जब भी वो स्टार्ट करें आपने मुझे बता देना, मैं आपको हमारी ओल्ड ऐप के अंदर एक्सेस दे दूंगा, वहां पूरा सिलेबस ऑलरेडी है। ये जो तुम अभी नेक्स्ट 4 मंथ्स में देखोगे फ्यूचर में, वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। मैं तो 20 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो 20 ईयर्स में लास्ट 5 ईयर्स से तो हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो इसलिए रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो अब जो रिसेंट रिकॉर्डिंग है आपकी, वो आपको ऐप में है, क्योंकि ऐप का हमने सिस्टम लास्ट ईयर शुरू किया था आपके साथ +2 में। उससे पहले हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग्स हैं, बच्चे यहाँ आके देखते थे LEDs पे, तो इसलिए वो पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है। तो आपको कुछ भी स्टार्ट करवाते हैं ना, आपने ऐप के अंदर देख लेने, साथ साथ उसको करते रहने। तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, आप नए स्टूडेंट तो हो नहीं ना, आपकी मेरे साथ ऑलरेडी एक रेशो बनी हुई है, एक होता है ना हैंड शेकिंग जरूरी है टीचर के साथ। तो इसलिए जब मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी समझा रहा हूँ तो समझ आएगा। एक नया टीचर होता है, समटाइम्स उसको अडॉप्ट करने में टाइम लग जाता है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। समझो कि +2 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया अभी, है ना, बीकॉम में, तो और एक कंटिन्यू हो गया, बीच में गैप रहा बस हमारा। तो इसलिए आपको लगे ब्रांच चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉलेज मोस्टली फाइनल अकाउंट्स के बाद, या इधर दे विल स्टार्ट ब्रांच और दे विल स्टार्ट कंसाइनमेंट या कोई और चैप्टर। आपने ऐप में से देखना शुरू कर देना, ताकि कॉलेज में पहले लेवल पे समझ आता रहे, क्योंकि जब भी आपका MST होगा उसमें सिलेबस वो आएगा, और MST के मार्क्स के बेस पर ही आपकी असेसमेंट लग जाती है फिर, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन वही होता है, फर्स्ट इंप्रेशन। कॉलेज टीचर जानता है नहीं, आपके MST के हिसाब से ही वो आपको जज करेगा। तो 20 में से 18 मिलेंगे, 16, 14, ये बड़े मैटर करते हैं। कई कॉलेज की तो असेसमेंट इतनी बुरी है ना, 20 में से 10 मार्क्स, 10 के ऐसे ही गायब हो गए। और कुछ कॉलेज की असेसमेंट बहुत बड़ी है, जो मैंने आपको सेमिनार में बताया था कि उस बेस पे भी हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो कॉलेज अपने ड्रीम कॉलेज मिल गया अगर आपको, तो आपके असेसमेंट 20 लगाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट है वो, अटेंडेंस को लेके, आपकी परफॉर्मेंस को लेके। तो इसलिए हम अपने हिसाब से लेंगे, कॉलेज अपने हिसाब से लेगा, लेकिन हमारे पास ऐप में अरेंजमेंट है आपके लिए, जैसे +2 में करते थे आप, ओल्ड लेक्चर आपके साथ शेयर कर देते थे हम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, सैलरी। सैलरीज को लिख देंगे, ये सब आपको आता है। अब सैलरीज को PL में लिखो, डेबिट साइड 3300, एड आउटस्टैंडिंग। अब ये भी आउटस्टैंडिंग है,
आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, एड आउटस्टैंडिंग इनर कॉलम में और 3600 आउटर कॉलम में। ये लास्ट पॉइंट था ट्रायबल्स का। अब इसको बैलेंस शीट में ले आओ, लायबिलिटी साइड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 420। बाकी जैसे जैसे कॉलेज में चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे टेक्निकल होता जाएगा, सिस्टम, ब्रांच, कंसाइनमेंट, देन स्टूडेंट नीड ट्यूशन। अभी शायद स्टूडेंट्स को नीड नहीं पड़ रही ट्यूशंस की, बट हम वेट नहीं कर सकते, दैट्स आई हैव टू स्टार्ट चैप्टर। मुझे आपका बैच स्टार्ट करना था, स्टूडेंट्स की वेट करते तो हम लेट हो जाते, देन आई स्टार्टेड। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टू स्टार्ट एंड कंप्लीट ऑन टाइम। सर हाँ जी सर, ये ब्रांच और कंसाइनमेंट कौन से सेमेस्टर में आते हैं? बेटा, आपका अभी आपने लेक्चर लगाया नहीं ना, अभी स्टार्टिंग से देखना, आपको समझ आ जाएगा सारा। ओके मैं सर। सारा इंट्रो में दे चुका हूँ, और आपको पूरा आपका सेम 1 का सिलेबस है ये, ब्रांच एंड अच्छा कंसाइनमेंट। सर। ये 2 हमारे सेमेस्टर 1 के टेक्निकल चैप्टर्स हैं, जहां आपको मेरे एक्सपीरियंस्ड का नीड होगा। जैसे टीचर की जो प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है ना, एक्सपीरियंस टीचर और पढ़ाने में बहुत अच्छे टीचर्स, वो ब्रांच और कंसाइनमेंट जैसे चैप्टर्स को इजी कर देते हैं। यही भी डिफरेंस होगा किसी भी 2 टीचर्स में। ये 2 टेक्निकल चैप्टर्स हैं आपके, बाकी भी हैं लेकिन वो उससे भी कम है। ये 2 बड़े चैप्टर्स हैं और ये दोनों आते हैं एग्जाम में, 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, कंसाइनमेंट में से और ब्रांच में से। कभी कभार थ्योरी आती है इनमें से। ठीक है जी, हो गया सारा। तो फर्स्ट डे तो बहुत सी बातें हैं लेकिन सारी कर नहीं पाएंगे आपके साथ आज ही। तो ये सब ओके हो गया बेटा। अब आपको बताए क्या करना है, अब आप कर लो। एक एडजस्टमेंट हमेशा रह जाती है सब करने के बाद, वो है क्लोजिंग स्टॉक की। तो लिखो बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड टोटल कर दो। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, यू नो ऑलवेज, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है तो क्या आएगा, बाय ग्रोस लॉस। ग्रोस लॉस कभी कभी आता है, वो तो एक रेयर आंसर होता है, क्योंकि हर बिजनेस में ग्रोस प्रॉफिट ही होता है। जिसको ये नहीं पता कि 80 का सामान 100 में बेचना है, वो बिजनेस क्या करेगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑलवेज कम होती है, सेल ऑलवेज ज्यादा होती है। नेट प्रॉफिट की जगह पे नेट लॉस आ सकता है, वो तो कंट्रोल में नहीं है हमारे, है ना। आई हैव टू पे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सब चीजें कई बार ज्यादा हो जाती हैं ग्रोस प्रॉफिट से, क्योंकि सेल अगर वॉल्यूम वाइज कम है हमारी तो नेट लॉस हो सकता है। चले आगे। हाँ जी बेटा, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, अभी टाइम कम है, तो आप एक बार देख के लिख लो, खुद करना होता है ये हमें। टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन, टोटल सेम हो जाता है दोनों तरफ, और बिल्कुल आमने सामने पैरेलल टोटल लिखना होता है, और वहां से ट्रेडिंग का एंड होता है, पीएल का बिगिनिंग होता है। बनने का ऐसा लगेगा पहले ट्रेडिंग बनाया फिर पीएल बनाया, लेकिन बनते एक साथ ही हैं। फिर इस ग्रोस प्रॉफिट को ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट पोर्शन में, जो पीएल शुरू हो गया आपका, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 10,290। ओके जी। अब आपका जीपी प्लस कमीशन, ये दोनों मिलकर टोटल इनकम होगी। टोटल इनकम कितनी होगी, क्रेडिट से लिखो 10,540, सबसे नीचे जितना स्पेस नीचे जा सकते हो 10,540। इस 10,540 में से फिर माइनस करो 3,600 सैलरीज का, 1,270 टैक्स इंश्योरेंस, 782, 203, 450, 115 सब लिख चुके हो आप, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट टोटल करके आएगा। टोटल बाहर ले आओ, कई बार हम भूल जाते हैं बाहर लेके आना, वो बीच में रह जाता है अंदर ही। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, 3 आइटम पूरी हो चुकी हैं, तीनों टोटल आ गया 1548, दैट योर आंसर, नेट प्रॉफिट। तो अब आपकी प्रॉब्लम क्या रहेगी, सेम प्लस वाली, कि सर नेट प्रॉफिट का आंसर मैच नहीं है, जीपी आ गया नेट प्रॉफिट नहीं आया, वो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी, तो वो आपको करनी है प्रैक्टिस से खत्म, ताकि प्लस वन का प्रॉब्लम अभी फिर से ना आए। तो नेट प्रॉफिट, इसको हम कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, या ट्रांसफर टू, जैसे बोलते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, वैसे यहाँ कैपिटल है, सोल ट्रेड है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में बेटा 2572 ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ड्राइंग माइनस कर दो पहले 600, 12,500 माइनस 600,
आंसर आ गया 11,900 और इसमें 2572 ऐड कर दो नेट प्रॉफिट के, बाहर आ जाएंगे 14,472। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। टोटल बैलेंस शीट 20,452। ये कर लो। कोई डाउट है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ओके करके मुझे बता दो बेटा। जिसका ओके होता जाए वो क्लास लीव कर सकता है। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं परसों। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम जी। ठीक है, क्लास ओवर कर रहा हूँ। अभी आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी बुक्स भी नहीं स्टूडेंट्स के पास, तो अभी नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं। आज तो स्टार्टिंग थी और उसके बाद फिर होमवर्क साइन होगा। तब तक इलस्ट्रेशन वगैरह देख लो अपने लेवल पे जो कर सकते हो।